जी, आज हम इंशाल्लाह रिएक्शंस, कल कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो हम उस हवाले से दोबारा डिस्कस करने लगे हैं। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे ऑनवर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात करेंगे। अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस क्या होते हैं। इस रिएक्शन से पहले हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आप लोग को बताया कि न्यूक्लियोफाइल कहते हैं न्यूक्लियस लविंग, जो न्यूक्लियस को पसंद करने वाले होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। जिनके बारे में हमने 2-3 बातें की थी कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो एक तो आप लोग के पास जो एलिमेंट जिसके पास लॉन पेयर है वो भी न्यूक्लियोफाइल है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो भी न्यूक्लियोफाइल है। दोनों के दोनों एज आ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने देखा इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो कार्बन एटम होगा जिसके ऊपर अटैक हो रहा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर दूं तो मेरे पास ये कुछ एग्जाम्पल बनती है। ये कार्बन है, हाइड्रोजन, 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 और इसके साथ कोई एक्स लगा हुआ है, हेलोजेंस। इसकी वजह से अब यहाँ पे ये जो आप लोग के पास है इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो नेगेटिव चार्ज से पीछे होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है। उसके बाद हमने देखा लिविंग ग्रुप के बारे में। लिविंग ग्रुप कहते हैं जो हेलोजेंस एटम यहां से रिप्लेस होगा उसे हम लिविंग ग्रुप का नाम देते हैं। जो भी हेलोजेंस एटम यहां से जैसे अटैक होगा वैसे ही कोई ना कोई ग्रुप लीव करेगा तो उसे हम लिविंग ग्रुप का नाम देते हैं। उसके बाद हमने देखा सबस्ट्रेट, कि ये सारे का सारा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर अटैक हो रहा है या कोई भी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल जो रिएक्शंस कर रहा है वो आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहलाता है। ये सारी बातें हमने पहले कर ली थी। अब रिएक्शंस के हवाले से देखा जाए तो अल्काइल हैलाइड 2 टाइप्स के रिएक्शंस आपके पास देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हमारे पास होते हैं। एक आपके पास कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे ये देखो, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और हेलोजेंस वहां से लीव कर रहा है, तो जो निकल जाने वाला है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है और एक आके अटैच हो रहा है। किसका अटैक हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। तो इस वजह से हम इसको नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरे ये देती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसका हमने अभी डिस्कस नहीं करने, वो हमारा फर्दर आगे वाला लेक्चर होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। अब ये जो आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये वाले, ये फर्दर आगे 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं हमारे पास। एक को हम लोग नाम देते हैं SN1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। एक को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और दूसरे को हम कहते हैं SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। तो 2 तरह के रिएक्शंस हमारे पास पॉसिबल होते हैं, एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस और एक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब हम सबसे पहले बात तो करेंगे इसका, आप लोग को चले कंप्लीट कर देता हूं कि यहाँ पे एक स्टेज बनेगी जिसको हमने कल भी मैंने आपको बताया था। इस तरह से जितना ज्यादा वो लीव कर जाएगा उतना लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। ये आपकी कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद लास्ट के ऊपर आपके क्या होता है कि जब पूरे का पूरा आपके पास H, ये सारे के सारे ग्रुप अटैच हो जाएंगे और यहाँ पे आके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप आपका X नेगेटिव क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फाइनल स्टेप में रिएक्शंस हुआ करते थे। अब हम लोग आज सिर्फ बात करेंगे SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं। SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस हम उसको कहते हैं। ये आपके पास मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा है, इट इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप प्रोसेस का मतलब ये है कि ये एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शंस होता है। एक स्टेप में मतलब क्या है कि आप कोई भी अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर आप कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देते हो। न्यूक्लियोफाइल वही बात दोबारा फिर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर भी हो सकता है, लेकिन लोन पेयर का हमारे लेवल पे डिस्कस नहीं है। हमारे लेवल पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो होगी वो आपके पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। अब देखो किस तरीके से, एक हमारे पास ये देखो कार्बन है, कार्बन के साथ HH लगा हुआ है और इस साइड पे चलो मैं लगा देता हूं क्लोरीन एटम अटैच है। ठीक है,
अब आप जानते हो ये एक अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल कार्बन है। अब मेरा एक OH नेगेटिव, अब OH नेगेटिव जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज है लोन प्यारे, तो ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेगा, ये पहले स्टेप में अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर। तो मैंने इसको सिंगल स्टेप प्रोसेस इस वजह से लिखा क्योंकि देखो जैसे जैसे ये OH इसके साथ जुड़ता जाएगा वैसे वैसे ये वाला मॉलिक्यूल जो होता है वो जो लीविंग ग्रुप है या जो हैलोजेंस एटम है वो वहां से लीव करता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहां पे मैं एक सेंटर में स्टेज बनाता हूं, इस स्टेज को हम लोग नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे OH नेगेटिव अटैच हो रहा है और यहाँ पे क्लोरीन एटम लीव कर रहा है। इसका मतलब ये है, यहां पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे OH ग्रुप अटैच होता जाता है, फर्ज करें अगर 2% OH ग्रुप अटैच हुआ है तो इसका मतलब है 2% जो लिविंग ग्रुप है वो वहां से क्या कर गया है, लीव कर गया है। और ट्रांजिशन स्टेट जब बनती है तो इसका मतलब ये होता है कि 50% ये OH ग्रुप अटैच हो रहा होता है, अटैच हो चुका होता है, और 50% ही लिविंग ग्रुप क्या कर चुका होता है, लीव कर चुका होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट जो बनती है आप लोग के पास वो एक अनस्टेबल होती है क्योंकि उसमें देखो जैसे जैसे एक अटैच हो रहा है वैसे वैसे एक लीव कर रहा है। तो इस वजह से हम इसको सिंगल स्टेप प्रोसेस का नाम देते हैं कि जैसे न्यूक्लियोफाइल आया उसने अटैक किया वैसे वैसे लिविंग ग्रुप क्या करता जा रहा है, लीव करता जा रहा है। तो इस स्टेज को हम नाम देते हैं ट्रांजिशन स्टेट का, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनल क्या होगा कि आपका OH ग्रुप कार्बन हाइड्रोजन 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 और यहां पे OH ग्रुप मुकम्मल तौर पर अटैच हो जाएगा। यानी कि इसको लिखने का तरीका यह है, आप लोग के पास यहां पे OH ग्रुप आके अटैच हो जाएगा और आपका जो क्लोरीन है वो वहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। अब बेसिकली यहां पे ना कुछ कंडीशंस हुई हैं। एक तो याद रखिएगा कि हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो ऑपोजिट साइड पे आता है। ऑपोजिट साइड का क्या मतलब होता है, जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने लीव करना है उधर से कभी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता। न्यूक्लियोफाइल उसकी ऑपोजिट साइड पे आता है। तो इस वजह से बुक में वो वर्ड यूज करते हैं इन्वर्जन कन्फिगुरेशन। इन्वर्जन कन्फिगुरेशन का मतलब ये होता है कि आप गौर करें कि जहां पे ये लिविंग ग्रुप लगा था उसकी ऑपोजिट साइड पे आके अटैच हुआ। अगर तो उसी साइड पे अटैच होता, यानी कि अगर न्यूक्लियोफाइल इधर से आता अटैच हो जाता, तो ये आपके पास अगर इधर से अटैच होता तो फिर तो हम लोग कह सकते थे कि ये इन्वर्जन नहीं हुई बल्कि रिटेंशन हुई है, एक ही साइड पे आया। लेकिन एक साइड पे नहीं आया बल्कि उसकी ऑपोजिट साइड पे आता है। तो इस वजह से हम लोग इसको क्या नाम देते हैं, इन्वर्जन कन्फिगुरेशन के हमेशा ऑपोजिट साइड टू द लिविंग ग्रुप जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होता है, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास ये जो कार्बन होता है ना अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड्स, इसके अंदर इसकी कन्फिगुरेशन होती है sp3, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब आप लोग के पास होती है तो ये क्या करता है, जब OH ग्रुप या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इसके ऊपर अटैक करता है, आके इसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है, तो कार्बन एकदम से अपनी कन्फिगुरेशन को चेंज करता है। वो अपनी कन्फिगुरेशन sp3 से sp2 कर लेता है, यानी कि आपकी कन्फिगुरेशन sp3 से कन्वर्ट हो जाती है sp2 के अंदर। अब गौर करें, यहां पे कार्बन के 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और 4। तो ये आपके पास 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया, यहाँ पे sp3 है। यहां पे क्या करता है, ये अपनी कन्फिगुरेशन को sp2 करते हैं। और आपने sp2 की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि 1s एंड 2p आपके पास मिक्स होते हैं, मिक्स होके 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। तो वो जो 3 ऑर्बिटल हैं उन 3 ऑर्बिटल्स के साथ ये हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। ये जो हाइड्रोजन के बॉन्ड बने हुए हैं ना, एक हाइड्रोजन ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, तो ये बना लेते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन जो आपका चौथा ऑर्बिटल है, आप जानते हैं कि sp2 में 2pz जो होता है ना, 2pz वो पार्टिसिपेट नहीं करता। तो 2pz इस कार्बन के ऊपर इस तरह से वैसे ही मौजूद रह जाता है। होता वो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो वैसे का वैसे ही मौजूद रह जाता है। जब मौजूद रह जाता है तो इसका एक लोब खाली हो गया। अब वो जो लोब खाली हुआ है वहां पे आके OH ग्रुप अटैच कर होता है,
ठीक है। तो देखो कार्बन पहले sp3 में था, sp3 से अपनी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, वो कन्वर्ट हुआ sp2 के अंदर। sp2 में कैसे कन्वर्ट हुआ कि sp2 में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनते हैं, एक अनहाइब्रिडाइज बनता है। जो अनहाइब्रिडाइज 2pz है वो वैसे का वैसे पड़ा था। जब 2pz 3 तो जो हाइब्रिडाइज थे उनकी जगह पे तो 3-3 हाइड्रोजन आ गए। जो चौथा अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उस साइड पे तकरीबन क्लोरीन अटैच होता है थोड़ा सा, और दूसरी साइड पे क्या हो जाता है OH ग्रुप। और उसके बाद आप लोग की फाइनल जो दोबारा फिर जब ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है तो ये पहले sp3 से sp2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट बनती है तो वो ये दोबारा फिर sp3 से पहले sp2 के अंदर, फिर sp2 के बाद दोबारा sp3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पहले कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे करता है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों करता है? क्योंकि जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेगा तो अपना 2pz खाली करेगा। 2pz खाली करेगा तो अल्टीमेटली आने वाला ग्रुप इजीली वहां पे अटैच हो सकता है। ठीक है, तो ये एक स्टेप आप लोगों ने याद रखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है उसके एक इसका तीसरा स्टेप जो है, पहला तो ये है ये इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। पहला पॉइंट तो आप ये लिख दीजिएगा SN2 इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक स्टेप के अंदर होते हैं। दूसरा, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट अटैकिंग द लिविंग ग्रुप लीव, जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाता है वैसे वैसे लिविंग ग्रुप क्या करता जाता है, लीव करता जाता है। दूसरे और तीसरी बात, ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है, sp3 से पहले sp2 में कन्वर्ट होता है, एक 2pz को खाली करता है। जब 2pz खाली हो जाता है तो फिर क्या करता है, उस 2pz के दो लूप होते हैं, क्योंकि z और एक्सिस के दो लूप होते हैं। एक लूप पे थोड़ा सा क्लोरीन अटैच होता है, दूसरे लूप पे आके वो जो लिविंग ग्रुप अटैच हो जाते हैं, और नेक्स्ट जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बनती है ये दोबारा अपनी sp2 को दोबारा sp3 में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, अब उसके बाद इसका थर्ड जो चीज है वो है मॉलिक्यूलरिटी। एक चीज मैंने अभी आपको नहीं बताई कि इसको SN2 रिएक्शंस क्यों कहते हैं, तो वो भी मैं लास्ट के ऊपर बताऊंगा आप लोगों को कि इसे SN2 कहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, याद रखिएगा आप लोग के पास है जब ये स्टार्ट हुआ था, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा फिर रिएक्शन लिखता हूं, ये मेरे पास एक रिएक्शन है वही वाला, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। कोई और भी आप अल्काइल हैलाइड ले सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही लेते रहो। तो आपके पास यहां से OH नेगेटिव आया, अटैक हुआ, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और आपकी एक प्रोडक्ट तो बन गई एक मिनट, एक तो आपके पास बन जाएगी इस तरीके से कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पे आ गया आपका B ग्रुप Br, और यहां पे OH ग्रुप अटैच हो गया। ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट बन गई, और लास्ट के ऊपर फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है जिसमें H और H, और यहां पे आ जाता है Br ग्रुप जो होता है, सॉरी Br ग्रुप मुकम्मल तौर पर अटैच हो चुका होता है, यहाँ पे OH ग्रुप मुकम्मल तौर पर अटैच हो चुका होता है, और Br ग्रुप लिविंग ग्रुप लीव कर चुका होता है। देखो ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड स्टेबल मॉलिक्यूल है। और स्टेबल मॉलिक्यूल पहले जब न्यूक्लियोफाइल आया तो ये अनस्टेबल हो रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, हायर एनर्जी पे होती है, और हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है। तो पहले ये स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है, और अनस्टेबल होने के बाद फिर ये दोबारा स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ मॉलिक्यूल जाता है ना, तो वो बहुत स्लो रिएक्शन होगा। जाहिर सी बात है, आप स्टेबल बैठे हुए हैं तो आप आराम से बैठे रहें, आपकी कोशिश होगी कि आप अनस्टेबल ना हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही अनस्टेबल हो जाएंगे फिर आप कोशिश करेंगे मैं दोबारा स्टेबल हो जाऊं। इसी तरह रिएक्शन जब स्टेबल है तो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिएक्शन स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो अनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आप लोगों के पास ये बहुत स्लो स्टेप रिएक्शन है। पहला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रिएक्शन को इससे ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए 9 सेकेंड लगे है ना, तो मैं फौरी तौर पर अंदाजा लगा सकता हूं कि इस रिएक्शन को तकरीबन 10 सेकेंड लगे हैं कंप्लीट होने के लिए। तो वो जो स्लो स्टेप होता है, इस स्लो स्टेप को हम लोग नाम देते हैं, आपने फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर में पढ़ा, स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि इसका स्लो स्टेप से आप रिएक्शन के रेट का अंदाजा लगा सकते हो। तो स्लो स्टेप प्रोसेस इज कॉल्ड, यहां पे लिख देता हूं, स्लो स्टेप
is called rate determining step. स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है, क्योंकि आप अंदाजा देखो, एक स्टेबल से अनस्टेबल हो रहा है तो फौरी तौर पर हो जाएगा, फौरी तौर पे नहीं होगा तो लेट होगा। फर्ज करें वो 9 सेकंड में होगा तो अनस्टेबिलिटी से स्टेबल होने में वो जल्दी टाइम, जो बहुत जल्दी वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो पहला स्टेप है वो स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब जितने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स या द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल which can take part in chemical reaction. सॉरी, इन केमिकल रिएक्शंस का वर्ड नहीं आपने लिखना, which can take part in rate determining step. ठीक है, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पहला है, क्योंकि पहला स्टेप स्लो है और स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उसे उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी अगर आप गौर करें तो यहां पे दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दो कैसे, कौन कौन से दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? अगर आप गौर करें तो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, और एक आपका ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास आ जाएगी 2। ठीक हो गया। अब दो मॉलिक्यूलैरिटी की वजह से हम इस रिएक्शंस को क्या नाम देते हैं? SN2 रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो ये भी एक थर्ड स्टेप था, वो याद रखिएगा कि मॉलिक्यूलैरिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। इस रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दो की वजह से, एक न्यूक्लियोफाइल और एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो इस वजह से इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर निकालना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपके पास दोनों के इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए, आप गौर करें इस रिएक्शंस के ऊपर, तो आपके पास अगर अकेला ये मॉलिक्यूल हो तो क्या आपको पता चल जाएगा कि ये कितना फास्टली होगा? नहीं पता चलेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के रिएक्शन के लिए तो कोई चाहिए ना। तो अगर ये भी एक आ जाएगा फिर आपके पास रिएक्शन होगा। अगर ये 10 है और ये 20 है तो फिर आपका काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, ये मेरी फ्लास्क है या मेरा ये बीकर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया, 10 मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है और 20 मेरे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। तो अब क्या रिएक्शन का रेट मुझे पता चल जाएगा? नहीं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। 10 तो 10 को कन्वर्ट कर देंगे, बाकी 10 जो हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। तो इसका मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आपका डिपेंड करता है कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ले रहे हो, और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों की रेट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इन दोनों के। ठीक है, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इसका मतलब है अगर दोनों में, आप जानते हो इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब से जार करते हैं, ये यूनिट होता है इसका पर डेसीमीटर क्यूब। तो आप लोग के पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो आप निकाल सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से। अगर हम इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हो? आपने ये भी फर्स्ट ईयर के 11 चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि आप उनके पावर्स को प्लस कर लेते हो। तो एक कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है या अल्काइल हैलाइड है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1 + 1 = 2। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इस SN2 रिएक्शंस में
काफी बातें जो आप लोगों ने इसमें बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने लॉन्ग के हवाले से इसको याद रखनी है। कुछ बातें हम लोग इसकी SN1 रिएक्शन में भी करेंगे। तो अभी आप लोगों ने याद रखना है कि SN2 रिएक्शंस सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता जाता है वैसे वैसे लिविंग ग्रुप लीव करता जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर 2% ऐड होगा तो 2% लीव करेगा। तो अगर 50% ये अटैच हो चुका होगा तो इसका मतलब है 50% ये ग्रुप लीव कर चुका है। तो 50% लीव करेगा तो हम लोग 50% अटैचमेंट और 50% आप लोग के पास जब लिविंग ग्रुप होगी तो उसको हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं। तो ये जो स्टेज मेरे पास बनी है इसे हम ट्रांजिशन स्टेट का नाम देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट के दौरान आप अपनी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन चेंज करता है, वो sp3 से sp2 में कन्वर्ट होता है। जब sp2 करता है तो उसका 2pz रह जाता है। 2pz के एक लोब के ऊपर क्लोरीन, दूसरे लोब के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो जाता है, ठीक है। यहां पे कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है क्योंकि अभी तो बनने तो उसने अपने रिटेन तो 4 ही रखने, लेकिन यहां 5 बन रहे हैं तो 5 की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 5 बनाता ही नहीं। तो फिर ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होती है, फौरी तौर पर अपने आप को चेंज करके ये एक स्टेबल स्टेज के अंदर चला जाता है, ठीक है, और आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। उसके बाद इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्वर्जन का मतलब होता है ऑपोजिट साइड पे, जहां पे लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है उस साइड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, ठीक है, उसकी ऑपोजिट साइड पे आके अटैक होता है। तो इस वजह से इसे इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर उसी साइड पे हो, जैसे SN1 में बात करेंगे दोनों साइड पे पॉसिबल होता है, तो अगर उसी साइड पे हो तो इसे हम लोग नाम देते हैं रिटेंशन का। लेकिन अभी इन्वर्जन हो रही है कि ऑपोजिट साइड पे आ रहा है। दूसरा, ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है sp3 से sp2, वो बता दी बाद में। मॉलिक्यूलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलैरिटी डिपेंड करती है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप लोग जानते हो स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप के अंदर जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे उसकी मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। तो इस रिएक्शंस में आपके दो हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और एक सबस्ट्रेट। तो दोनों अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, एक न्यूक्लियोफाइल और एक अल्काइल हैलाइड्स है। तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस 2 की वजह से इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल के भी और अल्काइल हैलाइड के भी। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो आप पावर्स को क्या कर लेते हो, प्लस कर लेते हो। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी आ जाएगा आप लोग के पास। तो यहां तक आप लोग का SN2 रिएक्शंस कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे कि SN1 रिएक्शन क्या है, और इंशाल्लाह कल साथ में ये भी देखेंगे, इन दोनों का हम कंपैरिजन भी देखेंगे, और फिर फर्दर हम ऐसे ही अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है जी, ओके।